थर्ड वीडियो लेके आ गया हूं इस सीरीज में जो हमारी है तमिलनाडु इकोनॉमिक्स के बेसिक। एनसीईआरटी हम कवर कर रहे हैं। हमने पहले 2 लेक्चर इसके कवर कर चुके हैं। पहले 2 लेक्चर में हमने क्या करा कि बेसिक हमने अंडरस्टैंडिंग ली कि क्या इकोनॉमिक होती है, मैक्रो माइक्रो क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि मार्केट्स कैसी होती है, सोशलिज्म क्या होता है, कैपिटलिज्म क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी क्या होती है। उसी ट्रेंड को हम नेक्स्ट अप लेवल पे लेके जा रहे हैं चैप्टर 2 में, जहां कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको समझनी है, जो चैप्टर 2 में विजिबल, जैसे जीडीपी और जीएनपी। जीडीपी और जीएनपी समझो। जीडीपी क्या है? जीडीपी कुछ नहीं है, इट्स अ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन ईयर बट इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी। मान लो इंडिया है, इंडिया को एक गांव की तरह सिंबलाइज करो। इस गांव में सिर्फ 1 केजी हाइपोथेटिकल एग्जांपल 1 केजी टोमेटो प्रोड्यूस हो रहा है। 1 केजी टोमेटो प्रोड्यूस हो रहा है। इस 1 केजी टोमेटो की वैल्यू जो है वो 100 रुपीज है। 100 रुपीज अ केजी। तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है प्रोड्यूस इन ए विलेज कॉल्ड इंडिया, ये इसकी जीडीपी है। ये इसकी जीडीपी है। ये इसकी जीडीपी है। समझ गए? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन ईयर बट इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी। अब जीएनपी समझो भाई। जीएनपी के जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या मतलब? यार जीडीपी में क्या, मान लो इंडिया में बहुत लोग काम कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, इंडिया की अपनी जीडीपी है। पर उस जीडीपी में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फॉरेन नेशनल्स हैं, जो फॉरेन रेजिडेंट्स हैं, जो यहां काम कर रहे हैं। जैसे फॉरेन के लोग, नेपाल वगैरह के लोग यहां पर आते हैं, काम करते हैं, उन्होंने भी तो कुछ प्रोड्यूस करा होगा। पर हमें इंडियन रेजिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। जीएनपी इज ऑल अबाउट इंडियन रेजिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडियन रेजिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो फॉरेन नेशनल्स है, जो इंडिया में काम कर रहे हैं और उन्होंने वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस करा है, उसे हम माइनस कर देंगे। सेम वे इंडिया के भी कुछ रेजिडेंट्स हैं जो बाहर जाके काम कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पे आईटी सर्विस है, काफी जाके वैल्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हम इधर इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे क्या है, अपने लोग हैं, इंडियन रेजिडेंट। इंडियन रेजिडेंट बाहर जाके काम कर रहे हैं यार, उनको मिल रहा है क्या? जैसे फैक्टर इनकम होती है, रेंट, वेजेस, ठीक है, प्रॉफिट, ये सब मिल रहा है, तो हम कहां इंक्लूड करेंगे उसको? यहीं पर तो इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो जीएनपी का मतलब फॉरेन नेशनल से जो यहां पर प्रोड्यूस करे। फैक्टर इनकम अर्नड बाय फॉरेन नेशनल्स को माइनस करेंगे, लेकिन फैक्टर इनकम अर्नड बाय आर इंडियन रेजिडेंट्स इन फॉरेन वो हम ऐड करेंगे, वो हम ऐड करेंगे। तो जीएनपी, जीएनपी आप कह सकते हैं कुछ नहीं है, इट्स जीडीपी, जीडीपी प्लस फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम earned from abroad, earned from abroad minus factor income, factor income earned by foreigners, earned by foreign residents in India, earned by foreign residents in India। ठीक है, अब इस, देखो अब इतना बड़ा फॉर्मूला आप याद रखो, नहीं याद नहीं, ये प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम अर्न बाय फॉरेन रेजिडेंट्स इन इंडिया, इसे हम कह रहे हैं नेट फैक्टर इनकम अर्न। नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम अर्न। तो दोबारा से देखते हैं क्या है नेट फैक्टर इनकम। नेट का मतलब है एक्यूरेटली बताओ कि कितनी हमने कमाया, मतलब नेट फैक्टर इनकम कितना अर्न करा। मान लो बाहर जाके हमारे जो इंडियन रेजिडेंट्स हैं उन्होंने 100 रुपए कमाए, लेकिन फॉरेन नेशनल्स ने यहां पे आके 80 रुपए कमाए, तो हमने कितने नेट कमाए? नेट कितना कमाया भाई? 80 रुपए को हटा देंगे माइनस, 100 रुपए को ऐड करेंगे, तो 20 रुपए नेट कमाया। 20 रुपए नेट इफेक्टिव। जैसे दोबारा, मेरे इंडियन रेजिडेंट्स, जो रेजिडेंट्स हैं इंडियन के, उन्होंने बाहर कितना कमाया? 100 रुपए, लेकिन फॉरेन रेजिडेंट से इंडिया में कितना कमाया? 80 रुपए, तो नेट कितना मैं कर रहा हूं? 20 रुपए। सिंपल। अब इसको मैं एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिख देता हूं। पहले होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
सेकंड क्या है? सेकंड है भाई जीएनपी। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, समझ गए हम इतना पॉइंट। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। इतनी बात समझ आ गई। अब अब और क्या करें? जीएनपी से इसमें एक चीज होती है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। फॉर एग्जांपल, आपने गाड़ी खरीदी, गाड़ी आप 1-2 साल के लिए चलाएंगे तो उसकी वैल्यू डेप्रीशिएट होती रहती है, क्योंकि वियर एंड टीयर होता है। ठीक है ना, आप गाड़ी चला रहे हैं तो जब आप 1 साल बाद बेचने चाहेंगे तो उसकी वैल्यू तो कम होगी ऑटोमेटिकली, उसको कहते हैं डेप्रीसिएशन। अब अब इनमें कुछ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। अगर अगर मैं जीएनपी से जीएनपी से डेप्रीसिएशन डेप्रीसिएशन को माइनस कर देता हूं तो एक चीज आती है नेट एनपी, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट। डेप्रीसिएशन को माइनस करके तो नेट नेशनल प्रोडक्ट आ गया। एनएनपी एट एफसी। एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट, अभी मार्केट कॉस्ट नहीं, एफसी। इसे एनसीईआरटी में कहते हैं और नेशनल पे कहते हैं नेशनल इंक। नेशनल इंक क्या मतलब है अब नेशनल इनकम? पॉइंट तो यहां पर नेशनल इनकम का मतलब हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूं कि ग्रोथ हो रही है तो जीडीपी वगैरह सब कुछ आप कर दिया आपने, जीएनपी भी आप ले आए। जीएनपी में डेप्रीसिएशन माइनस करूंगा तो एक नेट नेशनल प्रोडक्ट आता है, उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। नेशनल इनकम अगर आप डिवाइड कर दोगे टोटल पॉपुलेशन से तो आपको पता चलेगा कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है। तब आपको पता चलेगा पर कैपिटा। ऑब्वियसली ये डिराइव कहां से हुआ? जीएनपी से ही हुआ। जीएनपी क्या था? जीडीपी जितनी है और जो हमारे फैक्टर इनकम ने बाहर से अर्न करा, वही तो अल्टीमेटली क्या बना रही है? नेशनल इनकम बना रही है। और अगर मुझे पर कैपिटा नेशनल इनकम देखनी है तो मैं क्या करूंगा? एनएनपी एट एफ सी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन विल प्रोवाइड मी पर कैपिटा नेशनल इनकम। पर कैपिटा नेशनल इनकम। ठीक भाई, ठीक भाई, समझ गए इतना? इतना समझ गए, बस इतना ही जानने की जरूरत है। अब आपके मन में कभी भी आए कि यार नेशनल इनकम क्या है, कुछ नहीं देखना, जीडीपी देखनी और फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड देखना है। मोटा मोटा हम जीडीपी से एस्टीमेट लगा लेते हैं कि नेशनल इनकम इंडिया की कितनी है और कितना क्या है। जीडीपी और नेशनल इनकम क्या इंडिकेट कर रहे हैं? परचेजिंग पावर ऑफ अ नेशन। नेशन की परचेजिंग पावर क्या? अरे भाई, जब हम कह रहे हैं 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, $3 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेके जाएंगे तो क्या ये टेक्निकली $3 ट्रिलियन जीडीपी भी है, लेकिन नेशनल इनकम से भी हम कर रहे हैं कि इसको इतनी आगे लेके जाएंगे कि कंपीट करेंगे एडवांस नेशन से। यहां से सब कुछ आता है। ये बेसिक पॉइंट है। आई होप आपको जीडीपी और जीएनपी का मतलब समझ आ गया होगा। ठीक है, व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी। अब एक और चीज समझो, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या फर्क? नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या फर्क है भाई? यहां पर आ गया टॉपिक बढ़िया। ठीक है, नॉमिनल और रियल जीडीपी। नॉमिनल यार फिर प्रोग्राम शुरू। नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी समझ जाएंगे यार इसका भी एग्जांपल से। नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी, ये जानना जरूरी है।
ठीक है, ये टॉपिक। अब आराम से इसका एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल समझूंगा फिर मैं बताऊंगा क्या। 2012 इन 2013, ठीक है, 10 kg, इसको 11 कर लेते हैं, तो 11 कर लेते हैं इसको, आराम से बिल्कुल। 2011 और ये 2000, 10 kg पोटैटो प्रोड्यूस हो रहा था, मान लो इंडिया जीडीपी वगैरह के, ठीक है, प्रोडक्शन कितनी हो रही थी, यहाँ पे आ गया आपका प्राइस इंटू क्वांटिटी वैल्यू, वैल्यू 10 kg पोटैटो, कुछ भी पोटैटो टोमेटो प्रोड्यूस हो रहा था, 1 kg का प्राइस था 10 रुपीज अ केजी, 1 kg का प्राइस 10 रुपए था, ठीक है, 1 kg का प्राइस 10 रुपए था, ये कितना हो गया 100 रुपीज। 100 रुपीज टेक्निकली क्या है, जीडीपी है, समझ गए। कट टू 2012, कट टू 2000, अब क्या हुआ, 10 kg अभी भी प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन ड्यू टू इन्फ्लेशन ये 11 रुपए का हो गया, 11 रुपीज अ केजी। वैल्यू कितनी होगी भाई, वैल्यू कितनी होगी 110 रुपए, 110 रुपए, ये यहां पे जीडीपी होगी, ये यहां पे जीडीपी होगी। अब अब भाई ये देख, देखो आराम से, ये है नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। अब मैं रियल जीडीपी निकालूंगा, कैसे समझो, ये 100 रुपए। अब मैंने क्या करा, इस 2012 को दोबारा लिया, 2012 को ही दोबारा लिया, इस टाइम मैंने प्राइस को कांस्टेंट रखा, प्राइस को कांस्टेंट रखा, कांस्टेंट रखा, मतलब प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट है, मतलब जो 2011 का हमारा बेस है, बेस वैसे 2011 ही है, ठीक है, जब आप कैलकुलेट करते हो तो प्राइस यहां पे क्या था, प्राइस 10 रुपए केजी था, हमने ये रखा। प्रोडक्शन यहां पे 2012 में 2012 10 kg है, लेकिन क्योंकि जीडीपी ज्यादा इसलिए आ रही थी क्योंकि इन्फ्लेशन हो गया था, क्योंकि इन्फ्लेशन हो गया था 1 रुपए से, इन्फ्लेशन हो गया था। अब हमने इन्फ्लेशन को काउंटर नहीं करा, हमने कहा नहीं यार हम वही लेंगे, कांस्टेंट प्राइस ही रखेंगे 10 रुपए। तो टेक्निकली जीडीपी दोबारा 100 रुपए आनी चाहिए थी, 100 से दोबारा 100 पे ही आनी चाहिए थी, कुछ चेंज नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज इन्फ्लेशन आ गया, इसकी वजह से जीडीपी 110 रुपए हो गई, वैसे कुछ चेंज नहीं हुआ, क्वांटिटी पहले भी 10 थी, यहां पे भी 10 है, लेकिन सिर्फ प्राइस इंक्रीज हो गया, इसकी वजह से यहां जीडीपी जो आ रही है वो 110 आ रही है। अब ये 110 रुपए जो है, ये 110 रुपए जो है, ये है नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी टेक्स इंटू अकाउंट इन्फ्लेशन, टेक्स इंटू अकाउंट इन्फ्लेशन, वेयर एज जब मैं रियल जीडीपी की बात कर रहा हूं वो 100 है, वो इन्फ्लेशन को टेक अकाउंट नहीं करती, वो क्वांटिटी को देखती है, और प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है एट करंट मार्केट प्राइस या कांस्टेंट मार्केट प्राइस। अगर उसने एक सवाल पूछा कि रियल जीडीपी करंट मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होती है कांस्टेंट मार्केट प्राइस, तो भाई करंट मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट नहीं होती जो आज का प्राइस चल रहा है, कांस्टेंट मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होती है जो बेस ईयर से कैलकुलेट हो रहा है, जो बेस ईयर से कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है, ये समझ गए रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। दोबारा एक और एग्जांपल इसका बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं हमें, ठीक है, समझो अब इसको दोबारा से। ये मैं दोबारा 2011, ये 2012, यहां पे हो रहा था भाई 10 रुपीज केजी प्रोड्यूस हो रहा था, सॉरी 10 kg प्रोड्यूस हो रहा था,
10 kg प्रोड्यूस हो रहा था और उसका प्राइस था 10 रुपए, तो वैल्यू आ गई 100 रुपीज। लेकिन चलो क्वांटिटी 2012 में इंक्रीज हुई, क्वांटिटी होगी 12 किलो, प्राइस भी इंक्रीज हुआ, प्राइस हो गया अभी 12 रुपीज अ किलो। ठीक है, वैल्यू कितनी होगी 144 रुपीज, 144 रुपीज। ये जीडीपी यहां पर, ये जीडीपी यहां पर, ठीक समझ गए। लेकिन हमें तो देखना है कि रियल और नॉमिनल में डिफरेंस क्या। मान लो ये 2012 में क्वांटिटी बड़ी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, क्वांटिटी ठीक है, क्वांटिटी को हम इंक्रीज लेके चलेंगे, पर हमें क्या कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट रखना है प्राइस। प्राइस नीड्स टू बी ए कांस्टेंट, प्राइस कांस्टेंट होना चाहिए बेस ईयर से, कांस्टेंट होना चाहिए बेस ईयर से। बेस ईयर इस केस में 2011 है। क्या था भाई यहां पर, यहां था प्राइस 10 रुपीज केजी, ठीक है, यहां पर डाल दिया मैंने 10 रुपीज केजी, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस भाई साहब कांस्टेंट है। कलर चेंज कर करके बताऊंगा तुम्हें मैं, टेंशन ना लो, ठीक है। ये कितना हो गया 120 रुपीज। तो अगर मैं बोलूं कि रियल जीडीपी कहां से कहां बढ़ी, रियल जीडीपी थी 100, बढ़ गई 120 हो गई। अल्टीमेटली अगर मैं चेंज को डेल्टा से शो करते हैं इकोनॉमिक्स में, चेंज इन रियल जीडीपी बोलूं, चेंज इन रियल जीडीपी बोलूं तो कितना आया 20/100 इंटू 100, दैट इज 20%, 20%। लेकिन भाई हमें क्या शो कर रहे हैं, हम शो कर रहे हैं, देखो यार 100 से 144 हो गया, नहीं ये नॉमिनल जीडीपी है, हम रियल टू रियल कैलकुलेट करते हैं, नॉमिनल में कैलकुलेट नहीं करते। अगर आप नॉर्मल टर्म्स में देखेंगे, नॉमिनल टर्म्स में तो 44% इंक्रीज आ रहा है, जबकि रियल टर्म्स में सिर्फ 20% आ रहा है, ठीक है। नॉमिनल टर्म्स में 44% इंक्रीज आ रहा है, रियल टर्म्स में 20% आ रहा है। तो हमेशा रियल टर्म्स हम देखते हैं, इकोनॉमिक्स में हमेशा रियल टर्म्स देखते हैं। न्यूज़पेपर में आपकी जब भी ग्रोथ आती है या ग्रोथ शो होती है या जीडीपी के मामले में, वो हमेशा नॉमिनल के टर्म्स में होती है। न्यूज़पेपर में आप ज्यादातर ध्यान रखिए कि वो हमेशा नॉमिनल को बता रहे हैं, यानी वो इन्फ्लेशन को अकाउंट में ले रहे, इन्फ्लेशन को अकाउंट में ले रहे, ठीक, इन्फ्लेशन को अकाउंट में ले रहे। चलते हैं पीपीटी पे। देखो भाई नॉमिनल जीडीपी देखो, measures the total value of goods and services produced in a current market price। यही हमने कहा कि रियल जीडीपी कांस्टेंट मार्केट प्राइस, यहां पर आता है कांस्टेंट मार्केट प्राइस, कांस्टेंट मार्केट प्राइस जो बेस ईयर वाला होता है, मार्केट प्राइस जो बेस ईयर का होता है, अपना कोई दिक्कत ही नहीं। और इसमें करंट मार्केट प्राइस होता है, करंट जो प्रेजेंट डे है, क्योंकि ये इन्फ्लेशन को ले रहा है, एडजस्ट कर रहा है, ये इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, समझ गए। देखो रियल जीडीपी को देखो, मेजर्स द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन टू अलाउ फॉर कंपैरिजन ओवर टाइम। और एक और चीज, ये एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, ये गलत है, गलत है, गलत है। एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन ये नहीं होता, एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन नॉमिनल होता है, रियल जीडीपी में तो हम लेते ही नहीं अकाउंट, ठीक है, समझ गए ये चीज। चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, सिंपल है यार, इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने का एक जरिया, एक टूल है, जैसे सीपीआई होता है, डब्ल्यूपीआई होता है, वैसे जीडीपी डिफ्लेटर होता है। इसको सिंपल टर्म्स में आप कैसे कह सकते हो, नॉमिनल जीडीपी को, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, खत्म, खत्म, बस इतना। हमने देख लिया कि नॉमिनल क्या होता है, रियल क्या होता है। नॉमिनल जो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करता है, रियल जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट प्राइस रहता है। दोनों को निकालोगे आपको पता चल जाएगा कितना पॉइंट टाइम्स है और उतना ही इन्फ्लेशन हुआ है। बहुत ही सही है। जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर एक बहुत ही अच्छा टूल है। इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है सर, जीडीपी डिफ्लेटर जब भी हम अकाउंट पे लेते हैं तो वो गुड्स एंड सर्विसेज का लेते हैं जो प्रोड्यूस इन इंडिया हो, मतलब प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक टेरिटरी, हमारे केस में इंडिया, प्रोड्यूस्ड
इन डोमेस्टिक टेरिटरी। क्यों सर डोमेस्टिक टेरिटरी क्यों? बस यहां से याद रखना है कि जीडीपी है, इसलिए ये इंपोर्टेड गुड्स को अकाउंट नहीं करता। जो बाहर से हमने इंपोर्ट करवाया उसको अकाउंट नहीं कर रहा, ये सिर्फ वो गुड्स को अकाउंट कर रहा है जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो। बस ये जीडीपी डिफ्लेटर का काम है, टू कैलकुलेट, टू इंडिकेट व्हाट इज द इन्फ्लेशन, कितना इन्फ्लेशन हुआ है। बस ये इसका अकाउंट बता रहा है, ये इसका अकाउंट बता रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। डेफिनेशन पढ़ते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर इज अ मेजर of the price level of all goods and services including in a GDP. Convert nominal to GDP, यही है ये चीज इंपॉर्टेंट। Convert GDP to real. GDP deflator provides a more comprehensive measure of inflation. हमने कहा कि भैया इन्फ्लेशन जानने में इंपॉर्टेंस है इसका। Then the consumer price index as it includes all goods and services in the economy. ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज सारे इंक्लूड करती है, ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे है इन्फ्लेशन को बताने का। हाँ, पर इंपोर्टेड गुड्स को नहीं, इंपोर्टेड सर्विसेज को नहीं इंक्लूड करती, क्योंकि नाम ही जीडीपी डिफ्लेटर है, मतलब वो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है सर, डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है सर, आज के लिए फिर इतनी ही टर्म्स, आज के लिए इतनी टर्म्स। कल इसको और कंटिन्यू करेंगे, सेशन में कुछ और नए टर्म्स लेके आएंगे, जैसे इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो क्या होता है, सीपीआई डब्ल्यूपीआई पे थोड़ी डिस्कशन करेंगे, बेस ईयर क्या होता है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आई होप ये आपको डिस्कशन पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगले टाइम। थैंक यू।